हे गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक किडनैपिंग सीन ही दिखाया जाता है। हमारे ड्रामे की फीमेल लीड सॉन्ग आन को किसी और ने नहीं बल्कि हमारे हीरो युआन ने ही किडनैप किया था। वो इससे यही पूछ रहा होता है कि मैंने तुम्हें 5 दिन का टाइम दिया था ना कि इंगेजमेंट तोड़ दो, बट नहीं, तुमने मेरा कहा नहीं माना है, तो अब मेरी मर्जी है जो मैं तुम्हारे साथ करूँ। वो हैरान कि मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ तो कौन सी इंगेजमेंट। फिर उसे याद आता है कि अच्छा, जो कुछ दिन पहले मैसेजेस आए थे वो तुमने किए थे। उसे खुद नहीं पता था कि मॉम उसकी जिस पर्सन के साथ इंगेजमेंट करने वाली हैं वो कोई और नहीं बल्कि युआन ही है। खैर, इसके कहने पे प्रॉमिस भी कर लेती है कि अभी के अभी मॉम के पास जाके अपना और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म करती हूँ, लेकिन पहले मुझे छोड़ तो दो। खैर, वो भी अब इसकी रस्सियाँ वगैरह खोल देता है। ये तो वो फिर फ़ौरन से ही उससे अपनी जान छुड़ा के वहाँ से भाग गई थी। सीधा मॉम के पास पहुंचती है कि मैंने कोई इंगेजमेंट वगैरह नहीं करनी है, सो कैंसिल कर दें सब कुछ। इनकार के बदले में उसे मॉम से थप्पड़ भी पड़ जाता है कि ऐसा कहने की तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई। फिर उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी करने लगी थी कि तुम्हारा भाई हॉस्पिटलाइज्ड है, हमारी भी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। चलो, तुम्हारी शादी के बदले में उन्होंने जो हमें पैसे दिए हैं उससे कम से कम हम अपना खर्चा तो कर सकते हैं। और तुम देखो, तुम मना कर रही हो, सेल्फिश कहीं की, सिर्फ अपना सोच रही हो, कुछ अपने भाई और मेरा तो ख्याल करो। अब यहाँ पे सेल्फिश कौन है वो तो हमें साफ साफ ही दिख रहा है। अब ये तो उन्होंने अच्छा खासा रोना धोना भी मचाया हुआ था, जिसे देखते हुए ये भी बेचारी फौरन से अब मान ही जाती है कि ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वही करने को तैयार हूँ। अब फिर पहुँचती है युआन के पास कि सॉरी, मैं ये इंगेजमेंट ख़त्म नहीं कर सकती हूँ, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। ये सुन के वो गुस्सा कि क्या कहा तुमने, और इसके क्लोज आने की ही कोशिश करने लगा था कि मजबूरियां हैं या जस्ट तुम्हारा खुद भी दिल नहीं कर रहा है रिश्ता तोड़ने को, कहीं तुम्हारा दिल बदल तो नहीं गया। अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम्हें अपनी ड्यूटीज़ भी अच्छे से निभानी चाहिए, जो कि एक वाइफ को अपने हस्बैंड के लिए करना चाहिए। अब उसका इशारा किसकी तरफ था वो तो अच्छे से जान जाती है। खैर, जैसे ही उसे किस करता है तो सोंगान उसे फ़ौरन से साइड पे करके फिर थप्पड़ भी मार देती है। इससे पहले कि ये मज़ीद उसे परेशान करता, सोंगान के पेट में दर्द होने लगता है। अब फिर उसकी केयर करने के साथ साथ इससे फिर बहुत सारी बातें भी सुनाने लगा था कि वैसे तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो, अभी भी कोई दर्द वर्द नहीं है ना, तुम्हें बस नाटक कर रही हो। ये बेचारी फिर अपनी ही साइड लेके यही कहने लगी थी कि देखो, मैं प्रिटेंड नहीं कर रही हूँ, सच में मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन है। अब उसे अपने लिए खाना बनाने को ही कहने लगा था। सोंग आन ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया था, तो अब युआन उसे यहीं पे वेट करने का कह के खुद ही उसके लिए कुछ ना कुछ तो बना के लाता ही है कि सच में अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे अपना रिश्ता खुद ही ख़त्म कर दूं तो ये जल्दी से खा लो। वो फ़ौरन से ही अपना खाना ख़त्म कर लेती है। अब बाद में अपने लफ्ज़ों पे खुद ही मुकर गया था कि ये इतना आसान भी नहीं है जितना कि तुम समझ रही हो। बेचारी का तो फेस ही लटक जाता है ये सब कुछ सुन के। बाहर बारिश होने की वजह से घर भी नहीं जा सकती थी, तो इसलिए युआन से इजाज़त मांगने लगती है कि क्या मैं आज की रात यहीं पे तुम्हारे घर पे स्टे कर लूँ। खैर, वो भी मना नहीं करता एंड देन उसे छोड़ के खुद पता नहीं कहाँ पे चला गया था। बाद में ये देखती है कि जैसे युआन ड्रंक के कंडीशन में घर वापस आया है और वो इससे ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश कर रहा है। ये तो चीखती चिल्लाती रह जाती है और फिर अचानक ही इसी दौरान उसकी आंख खुल गई थी। वो जस्ट इसका एक सपना था। इसके बाद वाकई में युआन ड्रंक की घर वापस आया था और इसी की गोद में सर रख के सोने लगा था। ये उसे ऊपर करती रह जाती है कि यहाँ से उठ के जाओ ना, बट वो नहीं उठता। ढीठ कहीं का इसका हाथ भी पकड़ लेता है, जो कि सोंगान छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है बट नहीं छुड़ा पाती। अगले दिन अब जैसे ही युआन की आंख खुलती है तो खुद को इसके क्लोज देख के एकदम सरप्राइज रह गया था और यही कहता है कि तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी। तो ये भी उसे बता देती है कि तुम खुद ही तो यहाँ पे आके लेटे थे, मैंने तो बहुत मना किया था लेकिन वो यकीन करने को तैयार नहीं होता। इसे फिर बाद में यहाँ से चले जाने को भी कहने लगा था और ये भी कहता है कि अगर तुमने हमारी डिवोर्स की बात करनी ही है तो वो तुम्हें मेरे डैड से ही करनी पड़ेगी, और वैसे भी हमें इस बंधन में बांधने वाले वही हैं। अब मेरे से तो कुछ कहने से होगा नहीं, और वैसे मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम मेरे डैड से जाके बात कर लो। ये तो जल्दी से उसके घर से निकल के सीधी अपनी जॉब पे ही आ जाती है, जहाँ पे के इंटर्न के तौर पे काम किया करती है। इसकी कॉलीग तो बहुत ही खड़ूस होती है, ऐसे ही बिना वजह से तंग करती रहती है। आज तो इधर इसे लेने के लिए जुआन भी आ गया था, जिसके देख के इसकी कॉलीग समझती है कि शायद ये उसका बॉयफ्रेंड ही होगा।
खैर ये सॉन्ग आन को साइड पे ले जाके यही कहता है कि मैंने तुमसे अपने डैड से बात करने को कहा था ना, फिर मेरा कहा क्यों नहीं माना है। देखो अब वो चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द शादी कर लें, अब क्या करें बताओ, तुम खुद ही कुछ करो ना। वो बेचारी तो बस यही कहती रह जाती है कि जहाँ पे कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, वैसे मैं भी नहीं करना चाहती हूँ, हम दोनों ही विक्टिम हैं, अब बताओ क्या ही करे। मेरी भी मॉम सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब वो तो इसकी बातों पे यकीन कर ही लेता है क्योंकि यही बात तो सच्ची थी। अब वो इसे छोड़ के वहाँ से चला गया था। ये लास्ट बार मम्मी के पास आती है कि देखें भाई, और आपके एक्सपेंसेस में जैसे तैसे करके बर्दाश्त कर लूँगी और पूरे भी कर लूँगी, बस टू फैमिली से लिए पैसे उन्हें वापस कर दे। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए और ना ही मुझे जॉन से शादी करनी है। पर मॉम नहीं मानती हैं कि मैंने तो कुछ पैसे ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं। फिर से वही नाटक शुरू कि तुम तो मेरी बेटी हो, कुछ तो ख्याल करो हमारा, बस कर लो ना जॉन से शादी, वो तो है ही इतना ज़्यादा हैंडसम, ऊपर से बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। अब तो हमारे रिलेटिव्स ने भी हमें पैसे देने को मना कर दिया, मीन कि वो हमें उधार नहीं देने वाले हैं। इनकी बातों में सॉन्ग आन तो कम्प्लीटली तौर पे आ चुकी थी। अब यहाँ पे ये तो खुश हो जाती हैं कि मेरी चाल तो कामयाब हो ही गई। बाद में सॉन्ग आन को एक फ़ोटो देख के मुस्कुराते ही दिखाया जाता है। अब आखिर अगला बंदा कौन था उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा। युआन अपनी आखिरी ट्राई करने के लिए ग्रैंडमा के पास ही आ गया था कि मैंने शादी नहीं करनी है, मेरी बात मान जाए ना। लेकिन ये सुन के वो एकदम शॉक रह जाती हैं कि आखिर ये तुम क्या कह रहे हो। अब यहाँ पे डैड कह देते हैं कि अरे मम्मी बस ये मजाक कर रहा है, वरना मुझे पता चला है कि वो लड़की और ये दोनों साथ में ही रह रहे हैं, इनके दोनों शादी भी करना चाहते हैं और हमारे सामने ऐसे नाटक भी कर रहे हैं। खैर अब ये सब कुछ सुन के ना युआन का पारा तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, लेकिन वो अपने डैड को भी क्या कह सकता था, बस ऐसे गुस्से में देखता हुआ वहाँ से चलता बनता है। सॉन्ग आन की कॉलीग फिर से उसे बातें सुनाने में ही बिजी होती है कि तभी ऊपर से युआन की एंट्री हो जाती है जो कि इसे लेने के लिए आया था। अब यहाँ पे इसकी कॉलीग कहती है कि देखो सॉन्ग आन, अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओगी ना तो यहाँ पे मैंने मैनेजर को बता देना है, तुम्हें पता है ना कि वो तुम पे कितना ज़्यादा गुस्सा करेंगी। अब ये कह देता है कि अच्छा तो इसको यहाँ से ले जाने के लिए जितने भी पैसे तुम्हें चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ। खैर कोई सामान वगैरह भी इसने बाय कर दिया था। नेक्स्ट सीन में दोनों को घर पे ही दिखाया जाता है। ये उसके सामने अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट रखता है। इसी से यही कहने लगा था कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मम्मी भी राज़ी नहीं है कि तुम मुझसे अपना रिश्ता ख़त्म कर लो और ना ही मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, इसलिए यही बेहतर रहेगा कि तुम बस मेरी वाइफ बनने का प्रिटेंड करके मेरे साथ रहती रहना और इसके बाद ही हम डिवोर्स ले लेंगे। और ये भी इससे कहता है कि अगर तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी मैं पूरी करने को तैयार हूँ। अब इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पेपर पे जो भी सारे रूल्स लिखे हुए थे इसने उन्हें फॉलो करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही था कि ये जो भी कहेगा इसे हर हाल में वो बात माननी ही पड़ेगी। यहाँ पे इसके सामने यही शर्त रखती है कि हमारे बीच कोई भी फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होगा। खैर वो भी मान जाता है कि ठीक है ऐसा मैं नहीं करूँगा। इवन कि उसने इसे अपने क्लोज किया था लेकिन फिर फ़ौरन से साइड पे भी कर देता है और फिर बाद में ये भी कहता है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट है कि मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, सो इसलिए मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे लेके लॉयल ही रहना, मैं तुम्हें लेके लॉयल रहूँगा। ये सुन के वो एकदम हैरान होती है कि वाओ इसकी क्या ही रिक्वेस्ट है। खैर ये सारी बातें कहने के बाद वो वहाँ से चला गया था कि अब हम मिलते हैं अभी अपनी वेडिंग डे। अब नेक्स्ट हमें इनकी वेडिंग सेरेमनी का ही सीन दिखाया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट ही लग रही होती है। खैर खुश कहाँ युआन भी था, वही से कहता है कि चलो मेरे रूम में सोने के लिए, पर ये मना कर देती है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ही अपने रूम में सोने के लिए आती है तो देखती है कि अचानक ही जुआन आ रहा है तो अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है, लेकिन वो तो यहाँ पे इसके काफ़ी नज़दीक आ गया था। यही कहता है कि जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। ये एकदम सरप्राइज़। खैर अगले दिन जैसे ही काम पे जा रही होती है इसे गुड बाय कह के तो वो रोक देता है कि आज से तुम्हें काम पे छोड़ने के लिए मैं ही जाया करूँगा। अब जैसे ही उसे ड्रॉप करता है तो यही कहने लगा था कि तुम रेडी रहना, तो लेने के लिए भी मैं तुम्हें आ जाऊँगा। और वैसे भी आज इसका इरादा तो इसे अपने डैड के पास ले जाने का ही था। अब जैसे ही इसे छुट्टी होती है तो ये फ़ौरन से उसे लेकर डैड के पास पहुँच आया था कि लो जी आपकी बहू यहाँ पे हाजिर है, आपका तो यही ऑर्डर था ना कि हम दोनों शादी कर लें। खैर अब वो यहाँ पे तो इन दोनों को देख के काफ़ी खुश लग रहे होते हैं। इवन के इनके बेबी को भी लेके बात करने लगे थे कि कब सोचा है तुम लोगों ने फिर उस बारे में। इतने में ऊपर से जुआन की छोटी बहन की एंट्री हो जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खड़ूस थी। उसका रवैया तो फिर सॉन्गान के साथ ज़रा भी अच्छा नहीं होता। वो बातों ही बातों में इससे पूछने लगती है कि वैसे सच सच बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स आखिर कौन सा बिजनेस करते हैं, हमें भी तो उससे कोई मुनाफा हो ना। जब वो उसे बताती है कि मेरे पेरेंट्स कोई बिजनेस नहीं करते हैं।
और इवन कि मैं तो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो ये सुन के उसका और ज़्यादा गुस्से के मारे बुरा हाल, वो इसे काफ़ी सारी बातें सुनाने लगी थी, पॉइंट आउट करती है। ये सब कुछ देखते हुए जुआन को अच्छा नहीं लगता। वो अपनी बहन को अभी के अभी इससे अपोलोजाइज़ करने को बोलता है, लेकिन ये नहीं करने वाली थी कि मैं क्यों इससे माफ़ी मांगूँ, वैसे भी है तो ये गरीब ही ना। ये सब कुछ देखते हुए डैडी से फ़ौरन से थप्पड़ मार देते हैं कि तुम्हें चुप आती है कि नहीं, अभी के अभी यहाँ से जाओ। वो इस बेचारी को भी धक्का दे के ही जाती है, जिसकी वजह से कि सोंग आन का पाँव मुड़ गया था। अब फिर जुआन उसे उठा के वहाँ से लेके जाने लगा था। उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं खुद चली जाऊँगी, बट ये नहीं मानने वाला था। दोनों को नेक्स्ट सीन में घर पे ही दिखाया जाता है। वो इसका अच्छे से ख्याल रखता है और इवन के काफ़ी क्लोज भी आ गया था। ये समझती है कि शायद मुझे किस करने वाला है, लेकिन वो इसे अपना ख्याल रखने का कह के वहाँ से चलक गया था। रात को देखती है कि जैसे कि जुआन स्लीप वॉक कर रहा है, वो इसकी हेल्प करने का सोचती है। खैर फिर उसे लेके अपने रूम में ही आ गई थी। जैसे यहाँ पे उसे अपने बेड पे लिटाने की कोशिश करने लगती है, तो इतने में उसकी आंख खुल जाती है और यही कहने लगा था कि तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी। और बस फिर क्या था, इस बेचारी की शामत उसके हाथों आ जाती है। वो इसे काफ़ी ज़्यादा टीज़ करने लगा था और इवन के इससे पहले कि उसे यहाँ पे किस करता, ये तो उसकी नेक पे बाइट कर लेती है, जिसे कि देख के वो गुस्सा हो गया था और फिर इसे काफ़ी सारी बातें सुनाने के बाद वहाँ से चलता बनता है। इसने तो सोच लिया था कि अब मैं इस घर पे नहीं रहूँगी। काम के बहाने से जैसे ही अपना सामान लेकर जा रही होती है, तो ये उसे रोक देता है और यही कहने लगा था कि आज तो तुम्हें छुट्टी है ना, फिर कहाँ पे जा रही हो, और वैसे भी आइंदा के बाद अगर घर छोड़कर जाने की जरूरत की ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम। और फिर उसे अपनी नेक पे लगी बैंडेज दिखाता है कि देखो तुमने आज मेरा क्या हाल कर दिया था। ये सब देख के यहाँ पे सोंग आन तो स्माइल ही करने लगी थी। खैर वो फिर खुद को अच्छे से कवर करके अपनी कंपनी ही जाने लगा था, ताकि कोई इसकी चोट को देख ना सके। अगले ही सीन में इसे एक पार्सल मिलते दिखाया जाता है, जो कि जुआन के लिए आया था। अब वहाँ पे एक लड़की की फ़ोटो को देख के एकदम हैरान होती है कि ये लड़की कौन है। इसके बारे में कभी जुआन ने मुझसे जिक्र नहीं किया है। खैर बाद में जैसे काम पे आती है, तो यहाँ पे लड़की पूछने लगी थी कि वैसे सच सच बताओ कि जो लड़का आया था क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये उसकी नहीं सुनने वाली होती, मिनको उसे कोई जवाब नहीं देती है। तो ये देखे इसे गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे कुछ क्रीम गिरा के सारे इल्ज़ाम इसी पे ही लगा देती है कि ये इसी ने किया है। मैनेजर आके इस बेचारी को काफ़ी ज़्यादा सारा डांट देती हैं कि तुम्हारी ना तो यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम्हें तो यही बेहतर है कि यहाँ से निकाल दिया जाए। ये बेचारी परेशान होकर बैठी थी कि अचानक ही इसे जुआन की कॉल आती है, लेकिन वो भी नहीं सुनती है, बस रोना ही स्टार्ट कर देती है कि देखो जब कोई मुझे बस बुली ही करता रहता है। इतने में ऊपर से जुआन भी आ गया था। इसे रोते हुए देख के पूछने लगा था कि तुम्हें क्या हुआ। वो इसे सारी बात का बता देती है कि आज जो भी इसकी शॉप पे हुआ था। खैर उसे तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे इसे तसल्ली देने के साथ साथ ये भी कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। अगले ही हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि इन्हीं की शॉप पे क्रीम लेके आया था। ये काफ़ी ज़्यादा रिच आदमी होता है और इसे तो जुआन पहले से ही जानता था। और इवन के मैनेजर इसे देख के खुश हो रही होती हैं कि आप हमारी शॉप पे क्या करने के लिए आए हैं। मैं वो सोंग आन के पास आके जैसे उसकी तारीफ़ करता है कि तुम बहुत अच्छी हो। इवन के जानता था कि ये तो फिर जुआन की ही वाइफ है। यार ये सब कुछ देखते हुए मैनेजर भी अब उससे खुश हो जाती है। हमें नहीं पता था कि तुम्हारे तो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं। अब उसकी नज़र में तो ये काफ़ी अच्छी बन गई होती है और ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि जुआन का ही होता है। अब नेक्स्ट सीन में ये तो उसे अपनी ग्रैंड माँ से मिलवाने के लिए ही लेके आ गया था। वो तो इन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। बातों ही बातों में अब फिर से इनके बेबी को लेके बात करने लगी थी कि 1 हफ्ता हो गया ना तुम लोगों की शादी को, गुड न्यूज़ कब सुना रहे हो। अब ये सुनते ही सोंग आन तो काफ़ी ब्लश करने लगती है। अब वॉशरूम जाने के लिए बाहर आके फिर अपनी नंद से ही पूछने लगी थी कि वो कहाँ पे है। वो इसे बता देती है कि अपना बैग रख के जैसे वॉशरूम में जाती है, तो पीछे से इस मैडम को शरारत सूझती है। इसने जानबूझ के उसके बैग में अपनी कीमती इयररिंग्स रख दी थी। अब जैसे वो घर से जा रही होती है, तो उसे रोक के आके थप्पड़ मार देती है कि थीफ कहीं की, मुझे तो पहले ही पता था कि तुमने मनी की खातिर ही मेरे भाई से शादी की है। तुम्हें पता है कि वो मेरी इयररिंग्स कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ग्रैंडमा ने वो मुझे गिफ्ट की थी, डायमंड की हैं। खैर वो तुमने अपने बैग में ही लेके रखी हुई है ना। ये सुन के यहाँ पे ये तो इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि जैसे तुम समझ रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थीफ नहीं हूँ और ना ही मनी की खातिर मैंने तुम्हारे भाई से शादी की है। खैर वो इसका बैग लेके जैसे चेक करती है, तो वाकई में इसने उसके बैग में वो इयररिंग्स खुद ही तो रख दी थी। अब वो अपने भाई को दिखाने लगती है। वो
फ़ौरन से पुलिस को कॉल कर देता है। वो भी सारी बात समझ गया था और फिर कहने लगता है कि ठीक है, अगर ये वाली इयररिंग्स मेरी वाइफ ने चुराई हैं तो प्लीज़ आके खुद ही पता चला लेगी, इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स तो होंगे ही सही। अब ये सब कुछ देखते हुए ये फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और अपने भाई से कहती है कि आप पुलिस को कॉल मत करें। वैसे भी मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि वाकई में ये मेरी इयररिंग्स नहीं है, बल्कि ये तो इससे मिलती जुलती हैं, तो इसलिए मुझसे गलतफहमी हो गई थी। अब ये सब कुछ सुन के फिर भी वो कहता है कि देखो, तुमने इसे थप्पड़ मारा है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए फ़ौरन से सोंगान से कहने लगा था कि बदले में तुम इसे थप्पड़ मार सकती हो, लेकिन वो मना कर देती है कि नहीं, मुझे किसी को भी कुछ नहीं कहना। काफ़ी ज़्यादा भड़क गई थी। यहाँ से जाते हुए से कहता है कि देखो, अगर तुम्हें नेक्स्ट टाइम कोई बुली करे या कोई थप्पड़ मारे, तुम भी आगे से जवाब में उसे थप्पड़ मार देना। कब तक ऐसे ही वीक रहोगी? खैर वो कोई भी जवाब नहीं देती है, यही कहती है कि तुम मुझ पे क्या इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो ना। खैर इसे लेता हुआ घर पे ही आ गया था। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि इनकी शॉप पे फिर अब इनके ही ऑनर की एंट्री हो जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शेन थे। ये किसी ज़माने में सोंगआन के टीचर भी हुआ करते थे। इवन के जैसे ही उन्होंने एम्प्लॉयज़ लिस्ट में इसका नाम देखा था, इसलिए फ़ौरन से इससे मिलने के लिए आ गए। अब ये जो मुस्कुरा के इन्हें देख रही होती है, इससे तो हमें साफ पता चल जाता है कि जैसे कि हो ना हो किसी ज़माने में सोंगआन का अपने ही टीचर पे क्रश था। अब तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ इससे जानने वाली थी, इसलिए इसकी कॉलीग अब इसकी फ्रेंड बन चुकी होती है। और ये भी कहने लगी थी कि अपने ही बॉस मीन के शेन के सामने मेरी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करना, और वैसे भी हो सकता है कि वो हमें प्रमोशन भी दे दें वगैरह वगैरह। खैर ये भी उसे अपनी फ्रेंड मान लेती है, ये होती जो इतनी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद जैसे ही मॉम से मिलने के लिए आती है, वो तो अपना सामान पैक कर रही थी कि मीन के वो किसी और अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाली थी, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ा था। ये अपनी मम्मी को रोकती है कि आप ऐसा मत करें, ये भी तो इतना ज़्यादा बड़ा और अच्छा भी है। लेकिन मम्मी कहती है कि चुप करो, मेरे हर मामलात में तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अब तुम एक बहुत ही बड़ी फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, इसलिए फिर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी रेपुटेशन को भी तो ठीक करूँ ना, ताकि हर कोई मुझे जान सके। और वैसे भी वो जो पैसे मिले हैं वो मैंने तुम्हें बेच के ही उनसे लिए थे, इस तरह से मेरी मर्ज़ी मैं उन्हें जहाँ पे खर्च करूँ, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। ये सब कुछ सुनते ही ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि क्या मेरी मम्मी ने छू फैमिली को बेच दिया था। अब इसे रोता हुआ देख के जुआन इसके पास आता है और पूछने लगा था कि तुम्हें क्या हुआ है, तो ये उसे सारी बात का बता देती है जो कि मम्मी ने इसे कहा था। इवन कि उसके बाद से इसे काफ़ी ज़्यादा फीवर भी हो जाता है, वो इसका ख्याल रखते हैं। और ये भी कहने लगा था कि तुम्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खैर वो यहाँ पे इसका ख्याल रख रहा था, तो इसलिए उसे थैंक यू बोलने लगती है। और ये भी कहने लगी थी कि वैसे भी अभी क्या हम दोनों डिवोर्स नहीं ले सकते हैं। अगर मेरी मम्मी को पता चला कि हम दोनों अलग हो चुके हैं, तो वो कभी भी ना तो खुद मुझसे मिलेंगी और ना ही मेरे भाई को मुझसे मिलने के लिए कहेंगी। ये कह देता है कि डोंट वरी, तुम फिक्र ना करो, अभी हम डिवोर्स नहीं ले रहे हैं। और उसे उसका ख्याल रखने को ही कहने लगा था। यह बहुत से में अपने डैड को कॉल करते हैं कि आपने मुझे बताया ही नहीं कि एक्चुअली में हमारी फैमिली ने सोंगआन को ख़रीदा। अब डैड उसे सारी बात का फिर बताने लग जाते हैं कि मैं तो बिज़नेस प्रपोजल लेके मिस सोंग के पास गया था, और आगे से वो तो पहले से ही तैयार बैठी हुई थी। अगर हम वाकई में सोंगआन को ना ख़रीदते तो उन्होंने किसी ना किसी को तो उसे बेच ही देना था। अगला पर्सन चाहे ओल्ड होता या फिर चाहे क्रिपल होता, तो इसलिए मैंने ही सोच लिया था क्यों ना उसने पैसे दे के फिर मैं खुद ही उन्हें ख़रीद लूँ। अब ये सुन के ना इसे यहाँ पे सोंगआन की मम्मी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उनके पास पहुँचता है और उनसे कहता है कि अब सोंगआन के बदले में आपने हमसे पैसे ले लिए हैं ना, तो इसलिए उसके साथ रूड बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना कि वो सारे के सारे मैं वापस भी ले सकता हूँ। आखिर को मैं एक कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। वह साथ ही साथ ये भी कहता है कि मेरी मर्ज़ी है कि मैं जब चाहे सोंगआन को डिवोर्स दूं या ना दूं, इस मामले में आप बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाएंगी। उसके साथ पास्ट में जो भी बैड बिहेव किया उसके लिए भी आपको उनसे अपोलोजाइज़ करनी पड़ेगी, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने तो उन्हें अच्छा खासा डांट ही दिया था। इधर इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, इसे बहुत ही तेज़ बुखार हो रहा था। वो इसकी फुल केयर करता है। अगले दिन जैसे इसकी आँख खुलती है तो देखती है कि इसकी ड्रेस भी चेंज कर दी हुई है, और अपने साथ में लेटे हुए जॉन को देख के सरप्राइज़ और इवन को उसे मारने की कोशिश करने लगती है कि ये सब कुछ तुमने किया था ना। वो उसे रोकता है कि देखो तुम्हें यूँ भड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी हम दोनों की शादी हो गई है, हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, इसलिए मेरी मर्ज़ी मैं चाहे जो तुम्हारे साथ करूं। और वैसे भी रात को तुम्हें बहुत ही तेज़ फीवर था, इसलिए मैंने तुम्हारी बॉडी को वाइप कर दिया था। इतना तो एक पति कर ही सकता है ना अपनी वाइफ के लिए, क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा हेट करती हो। खैर वो कह देती है कि नहीं, अब ऐसे भी कोई बात नहीं है। ये सुनते ही यहाँ पे कहने लगता है कि अच्छा एक दफ़ा फिर से बोलना जो अभी अभी तुमने कहा, मुझे तो साफ सुनाई दे रहा है कि तुम अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा लव करने लगी हो, और इवन के तुम्हारे दिल में तो मुझे लेके कोई भी हेट है ही नहीं।
और फिर उसके क्लोज आके यही कहने लगा था कि मेरे लिए कुछ खाना बना दो, मैं बस अभी बाहर ही जा रहा हूँ। अब ये जैसे ही कुछ ख़रीदने के लिए आती है तो तभी अचानक इसे मॉम की कॉल आ जाती है, जो कि अपने बैड बिहेवियर पे इसे अपोलोजाइज़ कर रही थी और ये भी उन्हें माफ़ कर देती है। ये तो अब खुशी खुशी घर पहुंचती है। आज तो इसने फ़िश बनाने का ही डिसाइड कर लिया था और जैसे ही फ़िश को देखता है ना तो जुआन का गुस्से के मारे बुरा हाल और इससे पूछने लगा था कि तुम आखिर मुझसे क्या चाहती हो, मुझे मारना चाहती हो? और मुझे सच सच बताओ कि ये सब कुछ तुम्हें किसने करने के लिए कहा है? मीन के उसका पारा तो एकदम हाई हो गया था। वो आखिर फ़िश से इतना ज़्यादा हेट क्यों करता है उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा। ये बेचारी कहती है कि मैं तो जस्ट तुम्हारे लिए खाना बनाने की ट्राई कर रही थी, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है। यार इस वक्त तो वो गुस्से में आके उस फ़िश को बहुत ही बुरी तरह से काटने लगा था। ये सब कुछ देख के सोंगान तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इवन के सपने में भी देखने लगी थी कि जैसे कि अभी जुआन आके उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, और ये उसे कहती रह जाती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। इसी के साथ इसकी आंख खुल जाती है। इसकी आवाज़ें सुन के जुआन इसके रूम में आ गया था कि तुम्हें क्या हो गया। ये उसे खुद से दूर रहने को बोलती है कि मेरे पास मत आओ। आज दोपहर को जो भी कुछ हुआ था ना, मुझे उससे साफ पता चल गया है कि हमें एक दूसरे को और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और वैसे भी मैं तुम्हें नहीं मारने वाली थी, अब तुम मेरी बात पे विश्वास करो कि ना करो। खैर वो तो बस इसकी बातें सुनता रह जाता, आगे से कुछ भी नहीं कहता। बाद में अपनी शॉप पे आके यही सोचने लग जाती है कि एक फ़िश से एक पर्सन को इतनी ज़्यादा नफरत कैसे हो सकती है। ऐसे तो मैंने अपनी लाइफ में किसी भी इंसान को नहीं देखा। इतने में शैन इससे मिलने के लिए आ गया था। इसके लिए एक प्रपोजल ये फिर रहे होते हैं कि मैंने एक और शॉप खोलने का डिसाइड कर लिया और मैं चाहता हूँ कि उसकी इंचार्ज तुम बन जाओ। और वैसे भी पास्ट लाइफ में तुम बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हुआ करती थी। खैर ये मना कर देती है कि नहीं, मैं यहाँ पे काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। खैर वो जैसे ही यहाँ पे इसकी नोज़ को रब करने लगते हैं तो ये वाला सीन तो जुआन ने भी देख लिया था और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जेलिस फील करता है। ये जैसे ही मिस्टर शैन के साथ जा रही होती है तो फिसल के गिरने लगती है कि वो इसे पकड़ लेते हैं और साथ ही साथ अब मज़ीद अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते और इसे अपनी फीलिंग्स ही कन्फेस करने लगे थे कि मैं तो बहुत पहले से ही तुमसे लव करता था। और जब अब्रॉड में था ना तो मैंने जब एम्प्लॉय लिस्ट में तुम्हारा नाम देखा तो इसलिए फ़ौरन से तुमसे मिलने के लिए आ गया था। जुआन से मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता, वो तो यहाँ पे आ जाता और यही कहने लगा था कि क्या आपको पता है कि इसकी अब शादी हो चुकी है और मैं इसका हस्बैंड हूँ। अब ये सुनते ही मिस्टर शैन तो इसकी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाले होते कि वैसे भी मैं देखता रहता हूँ कि ये बहुत ही उदास ही रहती है। अगर तुम एक अच्छे हस्बैंड होते तो इसका अच्छे से ख्याल रखते, इसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी ना होती। अब ये तो उन्हें यकीन दिलाने के लिए फ़ौरन से इसे उनके सामने ही किस कर लेता है। ये सब कुछ देखते हुए सोंगान को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसलिए तुम्हें भी मेरी इज़्ज़त करनी चाहिए। खैर फिर मिस्टर शैन से कहने लगी थी कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, इसलिए आपको मज़ीद मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ एक ज़माने पे मेरा आप पे क्रश था, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है तो इसलिए आप मुझे भूल ही जाएं। खैर वो फिर भी इससे एक चांस मांग रहा था कि अभी भी तुम्हारे पास सोचने का टाइम है, उसके बाद ही तुम मुझे कोई रिप्लाई दे सकती हो, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ये सब कुछ देखते हुए जुआन तो गुस्से में वहाँ से जाने ही लगा था। अब जैसे ही ये घर जा रहा होता है तो पीछे से भागती हुई सोंगान पहुँचती है और इसे रोकने की कोशिश करने लगी थी कि हम दोनों मिलकर ही घर जाते हैं ना। पहले की निस्बत पता नहीं कैसे इसका मूड तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बचपन में जुआन को एक दफ़ा एक पर्सन ने किडनैप कर लिया था और इसके आसपास बहुत सारे फिशेस मौजूद थी, जिन्हें के देख के तब जुआन बहुत ज़्यादा डर गया था और बस उसी वजह से ही तब से लेके आज तक उसे फिशेस से नफ़रत थी। खैर जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो सामने से सोंगान इसके पास ही बैठी हुई थी। ये उसका हाथ पकड़ लेता है और यही कहने लगा था कि अगर तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ पे आई थी तो इसलिए मेरी परमिशन के बिना तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसे यही कहने लगा था कि जब तक मैं सो नहीं जाता हूँ तब तक तुम यहीं पे बैठी रहोगी। खैर उसके सोते ही ये उसे देखने लग जाती है और साथ ही साथ स्माइल भी करने लगी थी और इसे कुछ अपने फ्लैशबैक्स याद आने लगे थे कि कैसे इंगेजमेंट को तोड़ने के लिए इसने उसे किडनैप किया था और फिर इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी और उसके बाद ही शैन ने इसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, लेकिन तब इसने सिर्फ और सिर्फ जुआन को ही चुना था। अगले दिन जैसे ही जुआन के लिए खाना बना रही होती है तो तभी कोई डोर बेल बजाता है। ये जैसे डोर ओपन करती है तो सामने से एक लड़की मौजूद थी जिसका नाम के जेनिफर है और ये कोई और नहीं बल्कि जुआन की ही एक्स गर्लफ्रेंड है। उसे देखते ही उससे चिपक जाती है कि हम दोनों तो बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। ये सब कुछ देख के अब फिर सोंगान जेलिस फील करती हुई वहाँ से चली गई थी। बाहर आके जुआन को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करने लगती है कि खड़ूस कहीं का।
उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और उसने मुझे बताया तक नहीं। खैर तभी अचानक से मॉम की कॉल आ जाती है जो कि इसे फ़ौरन से अपने पास आने को ही बोलने लगी थी। इधर ये जैसे उसके क्लोज जाती है ये फ़ौरन से उसे खुद से दूर रहने को ही बोलने लगा था कि देखो पहले तुमने खुद ही मुझसे ब्रेकअप किया था और आप फिर मेरे नज़दीक आने की कोशिश क्यों कर रही हो। और हाँ वैसे भी मेरी और सॉन्ग खान की लाइफ में अब तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर मॉम ने रोना धोना मचाया हुआ होता है और सॉन्ग खान को बता देती हैं कि मैंने अपनी फ्रेंड्स के कहने पे वो जो सारी मनी थी वो स्टॉक्स में लगा दी और इस तरह से मेरी सारी की सारी मनी डूब के रह चुकी है। अब मैं क्या करूँ, तुम्हारे भाई का भी ट्रीटमेंट करवाना है। फिर वो क्या ही कहती, अब फिर फ़ौरन से अपना मूड चेंज करके इस पर गुस्सा करने लगती हैं कि तुम तो चू फैमिली की ही डॉटर इन लॉ हो ना, तो इसलिए उनसे पैसे लेकर मुझे दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना और ना ही अपने भाई की देखना, समझी तुम। ये सब कुछ सुन के ये तो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर जॉन उसे बहुत सारी कॉल्स करता है लेकिन वो पिक नहीं करने वाली थी। आज की रात तो वो घर भी नहीं आती है, इसलिए अगले दिन ये तो उसकी काम वाली प्लेस पे ही पहुंच आया था और इस पे गुस्सा करने के साथ साथ ये भी पूछने लगता है कि रात को आखिर तुम कहाँ पे थी, मैंने तुम्हें बहुत सारी कॉल्स की थी ना, तुमने तो पिक ही नहीं की। अब ये यहाँ पे पहले तो उसे उससे दूर रहने को ही बोलने लगी थी और फिर कहती है कि देखो कुछ भी गलत समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रात को अपनी मॉम के यहाँ ही ठहरी हुई थी और अगले दिन देखो काम करने के लिए आ गई। और वैसे भी उस दिन तो उस लड़की के साथ तुम ही चिपके हुए थे ना, तो फिर मेरा वहाँ पर रहने का कोई मकसद बनता था क्या। खैर अब ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जेलिस फील कर रही होती है तो वो उसे कहने लगा था कि अच्छा तो तुम्हें जलन हो रही है कि उस वक्त जेनिफर मेरे साथ थी। तो ये कहती है कि नहीं मुझे जलने की क्या ज़रूरत है। खैर यहाँ पे थोड़ी बहुत इमोशनल भी हो जाती है। वो अभी से कहने लगा था कि आइंदा के बाद यूं घर छोड़ के जाने की तुम्हारी हिम्मत भी ना हो और साथ ही साथ मेरा फ़ोन भी पिक कर लेना जब भी मैं तुम्हें कॉल्स किया करूँगा। आज भी काम के बाद घर वापस आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। इधर मैनेजर इन्हें ये गुड न्यूज़ देती हैं कि वैसे मेरा तो ट्रांसफ़र हो चुका है, इसलिए आज से यहाँ की मैनेजर कोई और नहीं बल्कि हमारी सॉन्ग आनी होगी, इसलिए अच्छे से यहाँ की देखभाल करना। वो खुद तो वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद ही जेनिफर की इधर एंट्री हो जाती है जो कि आते ही इससे काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगी थी और ये भी कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो और इवन के जो फैमिली को तो तुम बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती हो। इसे बहुत सारे पैसे देने लगी थी कि ये तुम एक्सेप्ट कर लो और जुआन को छोड़ दो। वो तो इसी के सामने ही इसका ये वाला चेक तो फाड़ देती है कि आइंदा के बाद मुझे ये ब्राइब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वैसे भी चुआ हम दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, हमारे बीच तो सिर्फ और सिर्फ तुम आ रही हो, इसलिए तुम ही चली जाओ तो बेहतर होगा। अब ये तो फिर अपना सा फेस लेके ही रह जाती है। खैर फिर भी फेस पे तो स्माइली इसके रहती ही है कि अच्छा ठीक है तुमने तो मनी एक्सेप्ट नहीं किया, फिर मैं अपने तरीके से ही अब जुआन का दिल जीतने की कोशिश करूँगी। अब जैसे ये खाना बना रही होती है तो इतने में जुआन की एंट्री हो जाती है। वो तो इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रेसलेट लिए फिर रहा था, इसे अपने हाथों से पहनाता है। ये देख के अब सोंगान तो खुश होकर उसे थैंक यू बोलने लगी थी। वो कह देता है कि थैंक यू बोलने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आकर मेरे साथ बात लेना पड़ेगा। वो बेचारी फिर यहाँ पे आ ही जाती है। खैर खुद तो उसके साथ बात नहीं लेती है लेकिन बस इसकी बॉडी को ही वाइप करने लगी थी। अब बैठे बैठे जैसे ही जुआन को कल वाली बात याद आती है कि हमारे बीच तो बातें क्लियर हुई ही नहीं थी, इसलिए फिर से इसका हाथ पकड़ के पूछने लगा था कि मुझे अब बताओगी कि तुम आखिर मुझे छोड़ कर क्यों चली गई थी। तो ये भी कह देती है कि वैसे भी आप तो जेनिफर को तब हक कर रहे थे, मेरा यहाँ पे रहने का क्या मकसद बनता था। वो कहता है कि अच्छा तो तुम जेलिस फील कर रही हो, वैसे कोई लड़की मेरे नज़दीक आए तो तुम बहुत ज़्यादा जल जाती हो लेकिन खुद को मेरे करीब आने की भी नहीं कोशिश करते, चलो आज कुछ ट्राई करते हैं। उसे अपने बेडरूम में ही लेके आ गया था जैसे उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे उसे कह देती है कि देखे हमारे बीच कोई भी फिजिकल कांटेक्ट ना हो, तो यही तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था। और जैसे फिशेस की बात करती है कि आप मुझे बता देंगे कि आपको उनसे क्यों डर लगता है, तो इस तरह से आप जो कहेंगे मैं वही करने को तैयार हूँ। अब उनका नाम सुनते ही इसका पारा हाई हो जाता है और बस फिर क्या था, मूड ऑफ होने की वजह से ये तो वहाँ से चला ही गया था। अगले ही दिन ये तो फिश टैंक अपने घर पे लेके आ जाती है जहाँ पे कि क्यूट क्यूट सी फिशेस थी। ये तो उन्हें देख के गुस्सा करने लगा था कि इसको तो मैं अभी तोड़ के रखता हूँ। वो इसे रोकने की कोशिश करती है कि देखो ये कितनी मासूम सी हैं, वैसे भी फिशेस इतनी ज़्यादा बुरी नहीं होती हैं कि जैसे कि तुम इसे समझ रहे हो। और इसे समझाने की कोशिश करने लगी थी कि जैसे तैसे करके इसका दिल बस मान ही जाए कि फिशेस इतनी ज़्यादा भी बुरी नहीं होती हैं। अचानक इसे मम्मी की कॉल आ जाती है जो कि बार बार इसे पैसे लेने के आने को ही कहने लगी थी कि अभी तक तुमने उनका बंदोबस्त नहीं किया है ना। अब इनकी सारी बातें तो युआन भी सुन लेता है। वो अभी के अभी इन्हें मज़ा तो चखाना चाह रहा था लेकिन ये मना कर देती है कि मम्मी ऐसे उन्हें कुछ मत कहो।
अगले ही सीन में जैसे घर आती है और मॉम को बताती है कि सॉरी मैं जुआन से पैसे नहीं मांग सकती हूँ, तो ये सुनते ही मॉम तो इसे जोर का थप्पड़ मार देती हैं कि तुम्हारी अब ये सब मुझे कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। ये बेचारी एक साइड पे आके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर घर पे आके फाइनली उससे पैसे मांगने भी लगी थी कि मुझे प्लीज़ कुछ पैसे उधार दे दो। खैर वो तो इसे मुंह छुपाते देख के हैरान था कि तुम्हें क्या हुआ है, और फिर फ़ौरन से ही इसके फेस पे लगे उन मार्क्स को देख लेता है जो कि मॉम के थप्पड़ पड़ने की वजह से ही आ गए थे। अब फिर इससे सारी बात का पूछने लगता है तो ये कह देती है कि मॉम को एक्चुअली में पैसों की ज़रूरत थी इसलिए वही मांग रही थी। ये भी देने को तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ना इसे तो इसकी मॉम पे और ज़्यादा गुस्सा ही जा रहा होता है कि आखिर उनकी मेरी वाइफ को थप्पड़ मारने की हिम्मत भी कैसे हुई। मैंने तो उन्हें भी पहले भी मना किया था कि ऐसा मत कीजिएगा। खैर जो ये मनी लेके आई थी वो भी मम्मी एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा कम है, और बस फिर क्या था इस पर अपना और ज़्यादा गुस्सा निकालना स्टार्ट कर देती हैं और ये भी कहने लगी थी कि तुम तो बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। यहाँ पे हमें इतना तो पता चल जाता है कि ये सॉन्ग आन की स्टेप मम्मी ही है, मीन कि वो इनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, इसलिए ही तो उन्होंने इसे चू फैमिली के हाथों बेच भी दिया था। इसकी कोई भी केयर नहीं करती हैं और फिर भी कहने लगी थी कि देखो बचपन से लेके आज तक मैं तुम्हारा ख्याल रखती आई हूँ और तुमने हमें क्या ही सिला दिया, कुछ पैसे ही तो मांगे थे, लेकिन नहीं तुम तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो और ढीठ किस्म की लड़की हो। खैर ये सब सुनते ही ये बेचारी तो एकदम शॉक में ही रह जाती है कि क्या जिसे कि आज तक मैं अपनी मम्मी समझती आई थी वो मेरी मम्मी थी ही नहीं। इससे पहले कि ये मज़ीद उसे बुली करती इतने में जुआन की एंट्री हो जाती है। वो तो अब आखिरी बार इन्हें वार्न करने लगा था अगर आइंदा के बाद मेरी वाइफ को टच करने की या फिर इसे बुली करने की कोशिश की ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खैर ये दोनों घर पे आ जाते हैं अपनी इतनी ज़्यादा हेल्प करने पे। ये जुआन को थैंक यू बोलने लगी थी, वो भी कह देता है कि अरे कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो इसलिए तुम्हारा ख्याल रखना तुम्हारी केयर करना तो मेरा बनता ही है। इसने आज उसके लिए फ़िश पकाई थी और उसे खाने को भी बोलने लगती है, लेकिन वो इसे कहने लगा था कि देखो तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो फिर भी कहती रहती है कि प्लीज़ एक दफ़ा तो ट्राई कर ही लो। इसके कहने पर जैसे ही वो इस फ़िश को खाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खा पा रहा होता, बस ऐसे ही बीच में छोड़ के वहाँ से चला गया था। अगले दिन शॉप पे इसे मिलने के लिए मिस्टर शैन फिर से आ धमकते हैं और यही कहने लगे थे कि अभी तक तुमने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था, फिर क्या सोचा है, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी, मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। लेकिन अभी भी वो इन्हें मना कर देती है कि मेरी अब शादी हो चुकी है तो प्लीज़ आप मुझ पर ट्राइयाँ करना बंद कर दे। वो भी खैर अभी तो चुपचाप के लिए वहाँ से चले गए थे। ये फ़ोन करती है जुआन को और बताने लगी थी कि आज मिस्टर शैन मुझसे पता है क्या पूछने के लिए आए थे। वो कह देता है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और बस कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। और तभी इनकी शॉप पे एक रैन नामी लड़की आती है जो कि कोई और नहीं बल्कि शैन की ही एक्स वाइफ थी, और आते ही इस पे बहुत ज़्यादा भड़क जाती है कि तुम्हें आखिर मेरे हस्बैंड को सीड्यूस करने की हिम्मत भी कैसे हुई वगैरह वगैरह। इतने में शैन आके उसे रोक देता है। खैर ये तो यही कहने लगी थी कि अच्छा तो तुमने मुझे डिवोर्स इस लड़की के लिए ही दी थी। खैर अब जैसा तुम करते फिरो मैं कभी भी तुम्हारी ये साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी, तो तुम मेरे पति से शादी करो। और बस ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है। इसे तो अभी अभी ही पता चला था कि ओहो तो मिस्टर शैन मैरिड थे और इन्होंने इस बात का मुझे बताया तक नहीं। खैर उन्हें फिर भी कहने लगती है कि आप अब प्लीज़ मुझसे दूर ही रहिएगा, मुझे आपसे कोई भी रिलेशनशिप में नहीं आना है। लेकिन वो फिर भी इसे मनाने की कोशिश करने लगा था कि देखो मेरी वाइफ का और मेरे बीच कोई भी ज़्यादा रिश्ता नहीं था, हम दोनों की बिजनेस मैरिज हुई थी और डिवोर्स हो चुकी है, प्लीज़ एक दफ़ा मुझे चांस दे दो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। और बस ऐसे ही खामा इसे बहुत ज़्यादा तंग भी करने लगा था। और तभी अचानक के ऊपर से जुआन की एंट्री हो जाती है जो कि इसे अपनी वाइफ से दूर रहने को ही बोलने लगता है। ये तो यही करने लगा था कि तुम जल्दी से ना अपनी ये बिला वजह की शादी इससे ख़त्म कर दो, लेकिन वो नहीं करने वाला था और उल्टा इसे ही कहने लगता है कि नेक्स्ट टाइम मेरी वाइफ के क्लोज आने की कोशिश की ना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वैसे भी जितना तुम इसके क्लोज आते हो उतना ही मेरा दिल करता है कि मैं अपनी वाइफ के और ज़्यादा नज़दीक चला जाऊँ और इसे छोड़ने का सोचूं भी मत। घर पे आके ये फिर उसे कहने लगी थी कि प्लीज़ यूँ नाराज़ तो मत होना, वैसे भी आज जो कुछ भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं। अब ये तो स्टिल उस पर बहुत ज़्यादा एंग्री था और ये भी कहने लगता है कि अच्छा तो तुम मेंस को सीड्यूस करने के लिए इस शॉप पे जाती हो, मैंने तो कहा था कि तुम वो वाला काम छोड़ दो, बट नहीं तुमने तो मेरी माननी ही नहीं है। आज वो उससे नाराज़ था तो इसलिए ये अपने रूम में भी नहीं जाती, बस वही सोफ़े पे ही सो गई थी। ये उसके लिए खाना बना के लाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ये तो फिर यहाँ पे उसके शोल्डर पे ही सर रख के सो गई थी। वो भी अब फिर मज़ीद से नहीं उठाता और यहीं पे ही दोनों ने नाइट स्पेंड कर ली होती है।
खैर मैडम ने तो अभी भी हार नहीं मानी थी। अगले दिन इसके शॉप पे पहुंच के आके फिर से कोई ना कोई तो ट्रबल क्रिएट कर ही रही होती है। इतने में ऊपर से शन भी आ गया था कि देखो तुम बास नहीं आने वाली हो ना, अब फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था। वो फिर से इसका हाथ पकड़ के कहने लगी थी कि ठीक है मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। वो इसे काम डाउन रहने को बोलने लगा था और ये भी कहता है कि तुम जैसी पागल लड़की से अब मैं बिल्कुल भी लव नहीं करना चाहता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। इसका तो फिर यहाँ पे पारा काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। खैर बड़ी मुश्किलों से इन्होंने उससे जान छुड़वा ही ली थी। शन फिर से इसके क्लोज आई जा रहा था और बस यहीं पे ही जेनिफर के हायर किए बंदे ने इनकी फ़ोटोज़ उसे क्लिक करके सेंड कर दी थी और ये फ़ौरन से जुआन को कॉल करती है और उसे भी पिक्चर सेंड कर देती है कि देखो तुम्हारी वाइफ इस वक्त किसके साथ है, तुम उसे बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हो। उन फ़ोटोज़ को देखते ही जुआन को तो बहुत ज़्यादा जेलसी होती है और बस फिर क्या था, इसकी शॉप पे पहुंच जाता है और शन से कहने लगा था कि आइंदा के बाद मेरी वाइफ के आसपास भी दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ। और उसी के सामने ही इस बेचारी से भी बदतमीज़ी करने लगा था। इसका हाथ ज़ोर से पकड़ता, उसे दर्द होने लगती है। बाहर आके वो जुआन पे ही भड़क गई थी, हमेशा की तरह ही तुम मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए क्यों आ जाते हो, ये मेरा और शन के बीच ही मामला है ना, और वैसे भी इन सबको मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी, इसलिए अब मेरा मसीद हस्बैंड बनने की ज़रूरत नहीं है। और बस जो भी उसके मुंह में आता है बोल के वहाँ से चली जाती है। ये तो वो सब कुछ सुन के बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हो गया था। अगले दिन जैसे काम पे जा रही होती है तो वो इसे रोक के कहता है कि पहले मुझे खाना बना के दो। इसने भी जानबूझ के फिशी यहाँ पे बना दी थी जिसे कि देख के उसे गुस्सा आ जाता है। अब वो ये तो नहीं खाने वाला था तो इसलिए अपने साथ इसे लेके एक रेस्टोरेंट पे पहुँचता है। अब यहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करने लगा था कि तुम अपनी उस छोटी सी शॉप पे काम करना क्यों नहीं छोड़ देती हो। इसका मतलब तो मैं साफ साफ समझूँ कि वाकई में तुम मिस्टर शन को सिड्यूस करने के लिए जाती हो, और वैसे भी उस जैसी तो 10 शॉप्स में तुम्हें बना के दे सकता हूँ। क्या ये सब कुछ सुन के इसे बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और कहने लगती है कि मैं अपनी जॉब इसलिए कर रही हूँ ताकि तुमने जो भी हमें पैसे दिए हैं वो सब के सब तुम्हें रिपे कर सकूँ, और तुम मुझे यहाँ पे बातें ही सुना रहे हो। मैं किसी का कोई भी एहसान नहीं लेना चाहती हूँ। बस फिर क्या था, इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए वहाँ से चली ही गई थी। ये बेचारा जो उसके लिए रिंग लेके आया था अपने पास लेके रह जाता, उसे देने का तो इसके पास टाइम ही नहीं था। यह फ़ौरन से शन के पास आती है और उसे कहने लगी थी कि अगर आइंदा के बाद आपने मुझे तंग करने की मज़ीद कोशिश की ना तो मैं ये जॉब छोड़ के ही चली जाऊँगी। ये सुन के उसे अच्छा नहीं लगता। खैर अब जुआन को उसने मिलने के लिए बुला लिया था और उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं कि तुम ना सच में सॉन्ग आन को डिज़र्व नहीं करते हो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है और तुम देखो खुद को खड़ूस कहेंगे। इवन के इसने उसे काफ़ी सारी बातें सुना दी थी और ये सब कुछ सुनते ही वो अफसरदा सा लग रहा होता है कि क्या सच में मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ। अब बाद में सोंगान के पास आके उससे पूछने लगा था कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा हेट करती हो क्या। वो भी यही कह देती है कि हाँ बिल्कुल, इसमें और क्या बड़ी बात है। इसने भी सोच लिया था कि चलो ठीक है फिर हम दोनों को अब साथ में रहना ही नहीं चाहिए। इसने उसे डिवोर्स देने का सोच लिया था। वो पूछती है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि रॉन्ग तो मैं ही था कि जो ऐसे ही खामखा में तुम्हारी लाइफ में आ गया। इसके जाते ही ये तो उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे कि वो इसे खाने के लिए लेके आया था और उसे काफ़ी ज़्यादा मिस करने लगती है कि मुझे ऐसे खामखा में उसे नहीं कहना चाहिए था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ। खैर अब तो घर पे हर जगह पे इसे सॉन्ग आनी दिख रही होती है। ये उसे बहुत ज़्यादा मिस करता है। इवन के इसने वो फ़िश टैंक भी बाहर नहीं फेंका था, डेली उसे देखा करता है। अगले ही सीन में जैसे ही बार में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है तो इसके पास जेनिफर पहुंचती है। यही कहने लगी थी कि अब मुझे भी पता चल गया है कि मैं जितनी कोशिश कर लूँ तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना सकती हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग आन से ही लव करते हो और इवन के उसकी खातिर खुद को चेंज करने तक का तुमने सोच लिया है। अब तुम खुश हो जाओ क्योंकि मैं तुम दोनों की लाइफ में मज़ीद इंटरफेयर किए बिना यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद सीधा ही सॉन्ग आन से मिलने के लिए उसकी शॉप पे आ जाती है। उसे गुड बाय कहने के लिए ही आई थी। अब ये जैसे ही वहाँ से जाती है तो ये सब कुछ देखते हुए सॉन्ग आन तो बहुत ही रिलीफ फील करती है कि चलो शुक्र है कि मेरी इस लड़की से तो जान ही छूटी। नेक्स्ट सीन में ये अपने डैड से मिलने के लिए आ गया था और यही कहता है कि वैसे भी अब तो मैंने सॉन्ग आन से डिवोर्स ले लिया है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने हम दोनों की शादी फोर्सफुली क्यों करवाई थी। मुझे बस सच सच बताइएगा। अब यहाँ पे डैडी से बता देते हैं कि एक्चुअली में सॉन्ग आन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे जो एक अंकल थे ना मिस्टर सॉन्ग, उन्हीं की ही बेटी है।
ये सुन के उसे तो यकीन नहीं आता। वो अभी इसे पूरी कहानी ही सुनाने लगे थे कि एक दफ़ा हमारी सबकी कंपनीज बैंकक्रप्ट होकर ही रह चुकी थी। हमारी एक राइवल कंपनी थी, उन्होंने समझा कि शायद हमारी वजह से ही उसकी कंपनी ठप हो चुकी है। अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने तुम्हें बचपन में ही किडनैप कर लिया था। मीन के वो जो हमें फिशेज़ वाला सीन दिखाया गया था वो एक्चुअली में तब उसे किसी और ने बल्कि उसी पर्सन ने किडनैप किया था और उस जगह पे इसे छोड़ दिया था। उसने तो यही सोचा था कि हमारी वजह से उसको लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, तो इसलिए उसने फिर हमें ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की कि जब हम किसी अपने को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में देखते हैं ना तो फिर हमें कैसा महसूस होता है, वो बस हमें यही फील करवाना चाहता था। तब मैं उसके पास पैसे लेके गया था कि मेरे बेटे को छोड़ दो, इसके अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। तभी इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे सॉन्ग अंकल ने ही आके तुम्हारी हेल्प कर दी थी और इसी दौरान ही उनकी यहाँ पे डेथ हो गई। और तब मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। उन्होंने मरने से पहले मुझसे यही प्रॉमिस लिया था कि मैं उनकी वाइफ और उनकी बेटी का ख्याल रखूँगा। मैं ये तो चाहता था कि सॉन्ग आन हमारे साथ ही रहे, लेकिन तब उनकी एक्स वाइफ ने फिर हमें उसे देने से मना कर दिया था। उन्होंने खुद ही उसका ख्याल रखा। इसके बाद उनकी भी डेथ हो गई। फिर सॉन्ग आन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी स्टेप मम्मी ने ले ली। उन्होंने तो इसलिए उसे पाला पोस के बड़ा किया था ताकि बाद में इसे बेच के बहुत सारे पैसे कमा सके। अब जैसे मुझे पता चला कि उसके स्टेप मम्मी उसे बेचने वाली हैं, तभी मैंने उसे ख़रीद लिया। वैसे भी सॉन्ग आन बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसका करैक्टर भी अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी शादी उससे करवा दूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड जो लड़की थी। मैं ऐसे ही किसी को उससे बेच थोड़ी ना सकता था। वैसे भी वो तुम्हारे सॉन्ग अंकल की बेटी थी, उन्होंने हमारे लिए कितनी ज़्यादा कुर्बानी दी थी। मैं उनकी कंपनी को तो नहीं बचा सका, लेकिन हाँ सॉन्ग आन को अपनी फैमिली में ला के मैंने बहुत ही अच्छा काम किया था। लेकिन अभी अभी मुझे मालूम हुआ है कि वो वाला पर्सन जिसका नाम के चैन था, उसे फिर से जेल से आज़ाद कर दिया गया। मीन के वो ज़रूर अपना बदला हमसे लेने की कोशिश करेगा, इसलिए हमें उससे बच के ही रहना चाहिए। वाकई में जेल से छूटते ही जैसे ही उसे सॉन्ग आन और जू फैमिली की छोटी बेटी चाओ का पता चला था, तो वो उन्हें हर्ट करने के लिए आ गया था। यहाँ पे फिलहाल तो सॉन्ग आनी उसके हाथ तो चढ़ जाती है। चाओ तो फ़ौरन से ही अपने भाई और डैड को कॉल करने लगी थी कि सॉन्ग आन को एक पर्सन किडनैप करके ले गया, जल्दी से उसकी हेल्प करने के लिए जाओ। इसे पता चल गया था कि अच्छा तो ये वही पर्सन ही होगा जो जेल से निकला, इसलिए खुद ही फिर सॉन्ग आन की हेल्प करने के लिए चला गया था। जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो वो एक फ़िश पॉइंट ही होता है और इधर बहुत सारी फ़िशेज़ पड़ी हुई थी। हालांकि इसे फ़िश ट्रॉमा था, लेकिन फिर भी उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए ये सॉन्ग आन की हेल्प करने के लिए आ जाता है। और इसी दौरान उस मनहूस आदमी ने आके इसके सर पे डंडा मार दिया था और इसे बेहोश कर देता है। अब इससे पहले कि वो सॉन्ग आन को हर्ट करने की कोशिश करता, पीछे से आके जुआन ने उस पर वार कर दिया था, जिसकी वजह से कि वो बंदा तो यहीं पे ही मर जाता है। अब इधर ही जुआन भी अपने ज़ख्मों की मज़ीद ताब नहीं ला पाता और बेहोश हो जाता। उसे देखते हुए सॉन्ग आन तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि पता नहीं इसे क्या हो गया, क्या ये उठ भी पाएगा कि नहीं, कहीं ये मर तो नहीं गया या फिर बेहोश हुआ। अगले ही सीन में हमें उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। ये डेली ही जुआन को देखने के लिए आया करती है। काफ़ी अर्सा बीत गया था, वो अभी तक होश में नहीं आया था और यहाँ पे उसका दिया ब्रेसलेट ही देख देख के ये उसे बहुत मिस किया करती है। अगले ही दिन जैसे उससे मिलने के लिए जाती है तो अचानक ही जुआन ने अपनी आंखें खोल दी थी, जिसे देखते हुए ये खुश हो जाती है कि मैं डॉक्टर्स को बुला के लाती हूँ, लेकिन वो इसे मना कर देता है और अपने साथ बेड पे ही लेटने को कहने लगा था। ये भी अब की बार तो उसका कहा मान लेती है और फौरन से उसके साथ ही लेट गई थी। इसे अपनी सारी गलतियों का एहसास था कि माना कि मैं पिछली दफ़ा इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन यहाँ पे उसे रिंग पहनाने के साथ साथ ये भी कहता है कि क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी, मुझे बस एक चांस चाहिए, मैं हमेशा ही तुम्हें खुश रखूँगा। वो भी फ़ौरन से मान जाती है। वैसे भी वो अब जुआन से काफ़ी ज़्यादा लव करने लगी थी। और बस इन दोनों के इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना। थैंक यू।